हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यानी कि हम देखेंगे कि दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन है, कौन सी चीज़ें अलग है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है वो है कि बोथ आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। यानी कि अगर हम डी बाई डी एक्स कंसिडर करें, एक मिनट, बोथ आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। हाँ, तो मैं अगर डिफरेंशिएशन कंसिडर करूँ तो हमेशा वो क्या रहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ इधर एफ ऑफ एक्स रहता है या फिर कुछ जी ऑफ एक्स रहता है, बराबर। या फिर कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है, तो ये एफ ऑफ एक्स होगा या फिर जी ऑफ एक्स होगा या फिर अभी मैं इधर साइन एक्स लिख रहा हूँ। तो ये हर एक चीज़ फंक्शन है बेसिकली। वैसे ही इंटीग्रेशन के साथ भी है। इंटीग्रेशन में भी हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है। ओके, तो हम जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो प्रोसेस है वो हमेशा फंक्शंस के ऊपर करते हैं। अभी आप में से कुछ लोगों का डाउट होगा कि कांस्टेंट के ऊपर भी तो अप्लाई होता है, कि हम डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का करते हैं तो ज़ीरो आता है, और इंटीग्रेशन का करते हैं तो वो जो डी की वैल्यू, डी के बाद का जो टर्म होता है वही उधर आ जाता है, बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स क्या आएगा, के इंटू एक्स। तो अब तो ये कैसे हो सकता है, तो इसका रीज़न ये है कि कांस्टेंट भी एक फंक्शन ही होता है। ओके, यानी कि हर टाइम जब आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हो तो आप उसे फंक्शन के ऊपर ही अप्लाई करते हो। ओके, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाएंगे। बोथ सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। अभी लीनियरिटी ये थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है, तो इसको सिंपल भाषा में आपके लिए ये बता सकता हूँ कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, इसमें ये जो है K1 और K2 इसे स्केलर मल्टीप्लिकेंट्स कहते हैं। ये दोनों अलग अलग है और ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो ये जो जिस मेथड से उसे लिखा गया है कि एक स्केलर मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई कर रहा है एक फंक्शन को और उनका एडिशन हो रहा है अलग फंक्शन से जिसके साथ और एक स्केलर मल्टीप्लिकेंट है, तो इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और इस पे अगर हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करके हमें जो आंसर मिलता है तो वो एक लीनियरिटी उसे हम डिफाइन करते हैं। इसका क्या होगा कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो इंडिविजुअली अप्लाई होगा हर एक टर्म के ऊपर, और जो कांस्टेंट होगा वो नेचुरली बाहर आ जाएगा। तो ये हुआ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, हम इसे कहते हैं। पर इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन के बारे में। वैसे इंटीग्रेशन के साथ भी होता है, यहाँ पे भी वो टर्म जो लीनियर कॉम्बिनेशन का टर्म है वो कॉमन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी जो है वो बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पे K1 फिर से बाहर आ गया, ये तो आपको मालूम रहेगा। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, all functions are not differentiable, similarly all functions are not integrable। अभी इसका जो प्रूफ है वो आपके क्लास में नहीं है, 11th 12th के लेवल क्लास में नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने मॉड फंक्शन लिया तो वो कुछ इस तरह से ऐसे होता है, बराबर। तो इसमें आपको कहाँ पर भी स्लोप नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। पर ये एग्जांपल हुआ, एग्जांपल कभी प्रूफ नहीं रहता है, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। और इसी तरह से हम इंटीग्रेबल नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस भी बता सकते हैं। ओके, वी विल लर्न मोर अबाउट नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस इन हायर क्लासेस। तो ये आप सिर्फ ये बात ध्यान में रखो कि ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं, नॉट इंटीग्रेबल भी होते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल एंड नॉन इंटीग्रेबल, सॉरी। नेक्स्ट है द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट इज अ यूनिक फंक्शन। जो फंक्शन, कौन से भी फंक्शन का अगर हमने डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, तो वो यूनिक ही होता है। ओके, और अगर हम उस पर अगर किसी फंक्शन का हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो वो यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि एकदम ऑब्वियस बात है कि हमेशा इंटीग्रेशन में देखो आपके पास
प्लस सी का फैक्टर आता है एक। तो ये जो टर्म है वो कांस्टेंट है और वो सी की जगह कौन सी भी वैल्यू आ सकती है, बराबर। तो अगर एक इंटीग्रेशन के लिए समझो एक एफ ऑफ एक्स है, एक कॉमन ये है, तो इसका कुछ तो आंसर है एक्स प्लस सी, दूसरे का भी एक्स प्लस सी है, पर इसका सी वन होगा, इसका सी टू होगा, बराबर। और ये सी वन और सी टू हमेशा इक्वल होंगे ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रल ऑफ फंक्शन इज नॉट ऑलवेज यूनिक। ये एडिटिव जो कांस्टेंट है वो डिफर करता है। When a polynomial function p is differentiated, the result is a polynomial whose degree is 1 less than the degree of p। अभी ये तो बहुत इजी है एक्चुअली। देखो अभी मैं इधर p1 ऐसे पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहा हूँ, क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, मेरा x है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अगर मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन लिया तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यानी कि इसका हर एक की जो पावर थी वो एक से कम हो गई। अभी इसकी डिग्री 3 है, तो इसकी अभी डिग्री क्या हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन के बाद, p1 डैश की डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, बराबर। और इसी तरह से अगर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसकी हर एक की पावर बढ़ जाएगी, तो इसकी 3 की क्या होगी 4 हो जाएगी, तो क्या होगा एक्स रेज़ टू 4/4, और इस तरह से वो आ जाएगा। तो ये एकदम ईजी था। नेक्स्ट है वी कैन स्पीक ऑफ द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, वी नेवर स्पीक ऑफ द इंटीग्रल एट अ पॉइंट। हाँ ये देखो, ये ऐसा बात है कि हमने अभी आपने शायद डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो डेरिवेटिव होता है वो उस कर्व का टेंजेंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर वो स्लोप बताता है कितना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, एक मतलब मैंने बोला स्लोप और टेंजेंट। तो जो बेसिकली टेंजेंट है वही स्लोप भी बताता है कि उसका कितना स्लोप है, और वो हमेशा पॉइंट के ऊपर होता है, और वो हमेशा जो टेंजेंट होता है, अगर आपने इसको एज ए वीडियो ऐसा रन किया इस पूरे फंक्शन के ऊपर, इस कर्व के ऊपर, तो आपको ये जो लाइन है इस पॉइंट के ऊपर जो आपको दिख रही है वो हमेशा ऐसे घूमती हुई नजर आएगी इस पॉइंट के ऊपर, कुछ तो ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस तरह से वो हर पॉइंट के ऊपर वो चेंज हो जाएगी। ये बेसिकली पॉइंट है, ठीक है, कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट रहता है, और जो इंटीग्रेशन रहता है वो हमें किसी इंटरवल के ऊपर डिफाइन करना पड़ता है। अब यही ऐसा समझो कुछ तो फंक्शन है, तो किसी पॉइंट के ऊपर नहीं रहता कि भाई इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट सी हमने पकड़ा तो इसको पॉइंट के ऊपर इंटीग्रेशन क्या है, ऐसा नहीं होता, वो हमेशा इंटरवल के ऊपर डिफाइन होता है। क्योंकि इंटीग्रेशन की जो थ्योरी है वो आपने अगर हमारे पिछले वीडियो में देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन हमेशा एरिया अंडर द कर्व होता है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ तो हमें लिमिट्स चाहिए रहती है, अपर और लोअर लिमिट, ठीक है। हम उसे फॉर्मूला में कुछ ए और बी करके लिखते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा लिखते हैं। फिर डायग्रामेटिकली वो ये ए ये हो सकता है, ठीक है, और ये बी ये अपर लिमिट ये हो सकती है। तो इस तरह से इंटीग्रल में इंटीग्रल ये इंटरवल के ऊपर डिफाइन किया जाता है, और वो इंटरवल में अपर और लोअर वैल्यूज भी होती है। तो ये एक वो ऑब्जर्वेशन। फिर नेक्स्ट कंपैरिजन है द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हैज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग नेमली द, हाँ अभी मैंने जस्ट बताया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द करस्पॉन्डिंग कर्व एट अ पॉइंट, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव होता है वो हमें स्लोप बताता है, और डायग्रामेटिकली हमें वो टेंजेंट दिखाता है। सिमिलरली द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स। अभी मैंने जैसे पीछे भी बोला कि दो इंटीग्रल्स यूनिक नहीं हो सकते, तो उनका ऐसे एक पैरेलल स्ट्रक्चर बन जाता है।
ओके, सेम फंक्शन का, क्योंकि वो कांस्टेंट से वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना सिर्फ कि डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है और इंडेफिनेट, अभी यहाँ पे पर्टिकुलर इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात की है। ओके, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स, पर अभी वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो मैंने जो पीछे जो डायग्राम बनाया था वो ही अप्लाई होगा। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स होते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल में फैमिली ऑफ कर्व्स तैयार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग सम फिजिकल क्वांटिटीज like the velocity of a moving particle when the distance traversed at a time t is known। अच्छा, अभी ये तो एप्लीकेशन है कि डेरिवेटिव से हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, लाइक वेलोसिटी। अभी उन्होंने एग्जांपल के लिए वेलोसिटी दिया, आपको कुछ ये बाहर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डेरिवेटिव से हमेशा वेलोसिटी मिलेगी। मतलब ये बात तो फैक्ट है कि वेलोसिटी मिलती है, पर डेरिवेटिव का बहुत इस्तेमाल होता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रल का भी। और अभी इन्होंने ये काइनेमेटिक्स के स्टडी में अप्लाई किया तो वेलोसिटी मिलेगी, डेरिवेटिव से वेलोसिटी मिलेगी। और अगर फिर से काइनेमेटिक्स के स्टडी में हमने इंटीग्रल अप्लाई किया तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। हाँ, डिस्टेंस कैसे मिलेगा? जब वेलोसिटी और टाइम टी नोन है। अभी ये सब क्या उन्होंने फिजिक्स से रिलेटेड है और आपको ये आपके सामने अगर इक्वेशंस होंगे तो आप ये इजीली कर पाओगे, ऐसी बात है। पर ये सिर्फ काइनेमेटिक्स के लिए सीमित नहीं है, ये मेरा कहना है। ओके, तो ये अप्लाई होता है थर्मोडायनेमिक्स में, सब जगह अप्लाई होता है बेसिकली, ये मेरा कहना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, तो इन सब में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है और इसीलिए आपको ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। मोस्टली इंटीग्रेशन, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होता है, डिफरेंशिएशन तो आप कर लोगे आराम से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिमिट्स, सो इज़ इंटीग्रेशन। अभी मैंने इंटीग्रेशन का तो बता दिया आपको, इसमें कि लिमिट्स होते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, डायग्रामेटिकली भी बता दिया और फॉर्मूला में कैसा होता है वो भी दिखा दिया। पर आप बोले कि डिफरेंशिएशन में लिमिट्स कैसे आ गए, तो जो डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स का जो कंसेप्ट तैयार हुआ है, जो थ्योरी बिल्ड हुई है, वो लिमिट से ही स्टार्ट होके वो बनी है। ठीक है, तो आई होप आपने ये पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको हमारे चैनल पे ये ज़रूर मिल जाएगा ये कंसेप्ट। और नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर एज डिस्कस। ये एज डिस्कस बुक में लिखा है और मैंने भी डिस्कस किया है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये जाके देख लेना अगर आपको ये नहीं मालूम है तो। और ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं, ये एक प्रॉपर्टी भी है और इसका प्रूफ शायद आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो ये टोटल करके 10 पॉइंट्स थे, 10 ऑब्जर्वेशंस थे। तो आपको ये कभी एग्ज़ाम में पूछे तो नहीं जाएंगे, इतने तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कभी आपको शायद एमसीक्यू में पूछे जाएंगे ऐसे 1-2 मार्क्स के लिए, पर 4 या 5 मार्क्स के लिए आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि 10 पॉइंट का आंसर बताओ। पर आपको ये बताना क्यों ज़रूरत है, इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, थ्योरी में आपको मदद हो जाएगी। और जैसे मैंने पहले भी अभी वीडियो में बताया कि इंटीग्रेशन का बहुत एप्लीकेशन है, मैकेनिक्स में है, थर्मोडायनेमिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सब जगह है, सब जगह। और इंजीनियर आप बनना चाहते हो तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसीलिए आपकी थ्योरी भी अच्छी हो जाए, इसीलिए हमने ये टॉपिक कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।